हेलो, दोनों चलाते हो माइक, एक चलाते हो? ठीक है। नमस्कार दोस्तों, आज की ये जो प्रेस वार्ता है, ये बहुत ज़रूरी प्रेस वार्ता इस तरह से है कि इसके अंदर कोई आरोप प्रत्यारोप की, कोई राजनीति की बात नहीं करना चाहते हम। हमें ऐसा लगता है कि देश के अंदर अब एक ऐसा माहौल है, एक ऐसी राजनीति है जिसमें अगर आप शोरगुल में फंस जाएंगे तो उस शोरगुल के साथ आपको सच्चाइयां दिखनी बंद हो जाएंगी, धुंधली हो जाएंगी। मगर उस शोरगुल को ख़त्म होने के बाद अगर आप पिछले 2 महीने पहली बातें सोचेंगे, 6 महीने पहली बातें सोचेंगे, पुराने अखबारों को उठाएंगे, पुरानी टीवी रिपोर्ट्स को उठाएंगे, घटनाक्रम को सिर्फ दिल में एनालाइज करेंगे, तो आपको देश की राजनीति के बारे में ऐसी ऐसी बातों का समझ आएगी कि आप आगे के निर्णय जो है फिर आप ले सकते हैं कि यहाँ पे आप क्या निर्णय लेंगे। तो मेरी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखने वालों से गुजारिश रहेगी कि एक तो आपके मित्र अगर भाजपा के सपोर्टर हैं या सपोर्टर रहे हैं तो उनको इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की क्लिपिंग व्हाट्सएप के माध्यम से ज़रूर भेजिए, फेसबुक के माध्यम से ज़रूर भेजिए। हमारे टीवी वाले दोस्त भी इसको भेजेंगे, मगर अगर वो ना भी भेज पाए तो सोशल मीडिया से इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वो लोग भी सोचने पे मजबूर हों और समझें कि कैसे एक राजनीतिक दल अपने ही वोटर्स को, अपने ही वर्कर्स को कैसे एक स्ट्रेटजी के तहत एक मोहरे की तरह इस्तेमाल करता है। दिसंबर 11, 2019 पे देश की पार्लियामेंट में सीएए बिल पास किया गया। 3 दिन बाद 14 दिसंबर को दिल्ली नोएडा एक्सप्रेसवे, जो 6 लेन का एक चौड़ा एक्सप्रेसवे है, अच्छे अच्छे लोग उसको पार नहीं कर सकते हैं, उस 6 लेन के एक्सप्रेसवे को मात्र 10 महिलाओं ने जाम कर दिया। और जाम भी ऐसा कर दिया कि 101 दिन तक दिल्ली नोएडा एक्सप्रेसवे की आवाजाही बिल्कुल बंद रही। जाम मात्र एक सड़क जीडी बिरला रोड को किया गया था, मगर दिल्ली पुलिस ने उनकी मदद करते हुए आसपास की भी सारी रोड्स जो दिल्ली नोएडा के बीच में थी उन सबको खुद अपनी मर्जी से बैरिकेड करके उनके रास्तों को रोक दिया। इस तरीके के प्रोटेस्ट दिल्ली के अंदर मुझे लगता है कि दिन में सैकड़ों होते रहे हैं। कोई बिजली के लिए करता है, कोई पानी के लिए करता है, कोई नौकरी के लिए करता है, कोई तनख्वाह के लिए करता है, कोई कूड़े के लिए करता है। विकलांग लोग अपने प्रोटेस्ट करते हैं, डॉक्टर्स प्रोटेस्ट करते हैं, किसान प्रोटेस्ट करते हैं, हजारों लाखों की संख्या में प्रोटेस्ट करते हैं। मगर मुझे नहीं याद कि एक दिन से ज़्यादा प्रोटेस्ट किसी का दिल्ली पुलिस ने टिकने दिया हो। मगर ये प्रोटेस्ट 101 दिन, 3 महीने से ज़्यादा ये प्रोटेस्ट चलता रहा। और ये ऐसा प्रोटेस्ट नहीं था कि कुछ लोग आए और यहाँ पे जम के बैठ गए, इसमें बाकायदा ड्यूटी लगती थी। लोग आते थे, सुबह से शाम तक बैठते थे, फिर घर जाते थे, खाना वाना खा के अगले दिन आते थे, फिर बैठते थे। कुछ लोग रात को बैठते थे। हमने भी प्रोटेस्ट किए राजनीतिक तौर पे। हम अगर आज जंतर मंतर का आह्वान कर दें तो दिल्ली पुलिस जंतर मंतर जाने वाली सारी रोड्स को जाम कर देगी, वहां के मेट्रो स्टेशन को बंद कर देगी ताकि हम लोग वहां ना पहुंच सके। मगर ये आवाजाही 3 महीने तक चलती रही, दिल्ली पुलिस इसको कराती रही, उन्हें इसको रोकने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। हम ये बात हमेशा कहते रहे कि दिल्ली पुलिस जिस दिन चाहेगी, केंद्र सरकार जिस दिन दिल्ली पुलिस को कह देगी ये प्रोटेस्ट हटाओ, वो प्रोटेस्ट हट जाएगा। मगर दिल्ली पुलिस को इस प्रोटेस्ट को रोकने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। पुलिस ने कभी लोगों को रोका नहीं, टेंट्स लगाए गए, पुलिस ने उनको रोका नहीं। करीब करीब 1 लाख व्हीकल्स रोज परेशान होते थे, दिन भर व्हाट्सएप पे आता था, पुलिस ने कुछ नहीं किया। अब हम लोग क्योंकि राजनीति के अंदर हैं और जो लोग राजनीति में नहीं भी होंगे वो ये बात जानते हैं कि अगर किसी का मर्डर हो गया
तो पुलिस कहती है कि भाई इस मर्डर से सबसे ज्यादा फायदा किसका है वो बताओ, सबसे पहले तहकीकात उससे शुरू करेंगे, क्योंकि मर्डर हुआ है तो फायदा किसी का हुआ होगा, वो कौन है। मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं, जो लोग इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुने वो अपने मन में सोचें इस बात को, शाहीन बाग के पूरे मामले से किसको सबसे ज्यादा राजनीतिक लाभ हुआ? कांग्रेस को हुआ, समाजवादी पार्टी को हुआ, टीडीपी को हुआ, आम आदमी पार्टी को हुआ, या भाजपा को हुआ? आप सब जानते हैं मन में शाहीन बाग का राजनीतिक फायदा किसको हुआ और किसने इसका फायदा लेने की पूरी कोशिश की। दिल्ली का चुनाव बिजली पे लड़ा जाता था, पानी पे लड़ा जाता था, सड़क पे लड़ा जाता था, पोल्यूशन पे लड़ा जाता है, डेंगू पे लड़ा जाता है, एमसीडी की बातों पे लड़ा जाता है। मगर इस बार दिल्ली का चुनाव जो भाजपा ने लड़ा वो इन मामलों पे नहीं लड़ा, उन्होंने ये चुनाव लड़ा शाहीन बाग के ऊपर। और ये जो चुनाव की स्ट्रैटेजी होती है, ये कोई ऐसे ही नहीं कि कोई प्रवेश वर्मा नाम का आदमी इस स्ट्रैटेजी को बना ले या कोई अनुराग ठाकुर इसका फैसला कर लेगा। ये बाकायदा बैठ के हाई लेवल पे स्ट्रैटेजीज बनाई जाती हैं कि इस चुनाव की रणनीति क्या रहेगी, इसका युद्ध कौशल क्या रहेगा, इसकी कपट नीति क्या रहेगी। और ये बाकायदा बनाया गया कि दिल्ली का चुनाव भाजपा शाहीन बाग के ऊपर लड़ेगी। और ये पूरा का पूरा स्क्रिप्ट किया गया, कौन क्या बोलेगा, कौन किसको गाली देगा, कौन किससे बदतमीजी करेगा, फिर अगला कौन आदमी बदतमीजी करेगा, फिर क्या कहा जाएगा, ये पूरी की पूरी स्क्रिप्ट तैयार हुई। और उस स्क्रिप्ट के कुछ छोटे मोटे पात्रों के बारे में मैं बता दूं। 28 जनवरी को प्रवेश वर्मा ने कहा कि जैसे कश्मीर के अंदर मां बहनों का बलात्कार किया जा रहा है, वही लोग अब दिल्ली में आपकी मां बहनों का बलात्कार करेंगे, ये प्रवेश वर्मा ने कहा। 2 फरवरी को कपिल नाम का एक लड़का शाहीन बाग के फायरिंग करता है और कोशिश करता है कि वहां पे दंगा भड़के। 4 फरवरी को अनुराग ठाकुर कहते हैं देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। और देश के गृह मंत्री अमित शाह जी, योगी आदित्यनाथ लगातार शाहीन बाग के नाम पर वोट मांगते रहे। इसकी वीडियोस हम आपको दिखाएंगे। अमित शाह कहते रहे कि जब आप इस ईवीएम पे कमल का बटन दबाएंगे तो बटन यहां ईवीएम में दबेगा और करंट वहां शाहीन बाग में लगेगा। हम समझ नहीं पाते थे कि ये बटन शाहीन बाग से कैसे जुड़ा हुआ है। अब पता चला भाजपा ने नीचे से तार जोड़े हुए थे, कमल निशान का तार शाहीन बाग से जुड़ा हुआ था। अमित शाह जी बताते थे, हमें समझ में नहीं आता था। तो ये पूरी की पूरी जो स्ट्रैटेजी थी शाहीन बाग के ऊपर खड़ी की गई। उसके बाद लोग कोर्ट्स गए, हाई कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट गए। हाई कोर्ट तक ने कहा कि यहां पे शाहीन बाग का जो मामला है प्योरली लॉ एंड ऑर्डर का मामला है, दिल्ली पुलिस को इसके ऊपर यथाउचित कार्रवाई करनी चाहिए। दिल्ली पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। कहा जाता था कि वहां पे देश विरोधी नारे लग रहे हैं, लोग भारत के टुकड़े करने के नारे लगा रहे हैं, लोग पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। अरे भाई, नारे लगा रहे हैं तो आपने पकड़ा क्यों नहीं? दिल्ली पुलिस चूड़ियां पहन के बैठी हुई थी, दिल्ली पुलिस ने कुछ नहीं कहा। मगर हां, यह जरूर कहा जाता था कि वहां पे नारे लग रहे हैं। वहां पे कहा जाता था कि पैसे बांटे जा रहे हैं। पैसे बांटे जा रहे हैं तो पुलिस क्या कर रही है, भाजपा की केंद्र सरकार क्या कर रही है, उस पर भी कुछ नहीं किया गया। और अंततः जो इस पूरी की पूरी शाहीन बाग की आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का कारण है वो ये है कि इस शाहीन बाग के अंदर ऐसे भी बहुत सारे लोग लगे जुड़े। मुझे लगता है ऐसे बहुत सारे जेन्युइन लोग भी होंगे जो प्रो डेमोक्रेसी लोग थे, जिनको लगा कि हम प्रजातंत्र को बचाने यहां पे जा रहे हैं। और मुझे लगता है उन लोगों को भी आज बहुत बड़ा झटका लगेगा कि जिस प्रो डेमोक्रेसी के कैंपेन के अंदर वो जाते थे शाहीन बाग में, उनको भी वहां पे धोखा दिया जा रहा था, उनको भी वहां पे मैनिपुलेट किया जा रहा था। और इस पूरे के पूरे
व्यू रचना के पीछे जो रचनाकार था, जो स्ट्रेटेजिस्ट थे, जो चक्रव्यूह की जिसने रचना की थी, वो भाजपा थी। और कल भाजपा के नेता दिल्ली के अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी ने और श्याम जाजू जी ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मंच सजा के बताया कि शाहीन बाग के जो प्रमुख नेता थे वो सब लोग अब भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं और उन्होंने उनको ज्वाइन कराया। तो क्या भारत के विरोधी नारे लगाने वाले लोग अब भाजपा के अंदर आएंगे, या वो भाजपा के ही लोग थे और सिर्फ दिल्ली का चुनाव खराब करने के लिए वो भाजपा के इशारे पे शाहीन बाग बना के बैठे हुए थे? क्या वो लोग जिनके बारे में प्रवेश वर्मा कहते थे कि ये हमारी बहन बेटियों का घर में घुस के बलात्कार करेंगे, अब वो भाजपा के अंदर आएंगे और अब वो देशभक्त कहलाएंगे? या वो भाजपा के ही थे, सिर्फ वहां पे बैठे हुए थे? दोस्तों, हमने इस शाहीन बाग के प्रोटेस्ट को बहुत करीबी से देखा है और अक्सर ये बात सामने आती थी कि यहां पे अनजाने लोग आके दंगा भड़काने की कोशिश करते थे। अनजाने लोग आके ये कहते थे कि चलिए उस रोड को भी जाम कर दिया जाए, चलिए एक पूरी की पूरी एक रैली निकाली जाए, और कोई पुलिस इन्वेस्टिगेशन इसके ऊपर नहीं की गई कि ये लोग कौन थे। आज मैं उन सब भाजपा समर्थकों को बताना चाहता हूं कि जिन शाहीन बाग के लोगों को आप पानी पी पी के पूरे दिल्ली के चुनाव में गाली देते रहे, देश विरोधी कहते रहे, अपनी मां बहनों की रक्षा उन लोगों से करते रहे, वो आपके भाजपा के ही लोग थे जो आज खुल्लम खुल्ला आज भाजपा के अंदर ज्वाइन कर चुके हैं। अब मैं आपको कुछ वीडियोस दिखाना चाहूंगा जिससे थोड़ी सी यादें जो है हम सबकी ताजा हो जाएंगी। कमल के निशान पर बटन जरूर दबाना, मगर इसके गुस्से के साथ दबाना कि बटन कृष्णानगर में दबे। करण कहाँ लगे, कहाँ लगे? देखिए, अरविंद केजरीवाल भी ये कहते हैं कि मैं शाहीन बाग के साथ हूँ, और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भी कहते हैं कि मैं शाहीन बाग के साथ हूँ। दिल्ली की जनता जानती है, जो आग आज से कुछ साल पहले कश्मीर में लगी थी, वहां पे जो कश्मीरी पंडित हैं उनकी बहन बेटियों के साथ में रेप हुआ था, उसके बाद में वो आग यूपी में लगती रही, हैदराबाद में लगती रही, केरल में लगती रही, आज वो आग दिल्ली के कोने में लग गई है। वहां पे लाखों लोग इकट्ठे हो जाते हैं और वो आग कभी भी दिल्ली के घरों तक पहुंच सकती है, हमारे घर में पहुंच सकती है। ये दिल्ली वालों को सोच समझ के फैसला लेना पड़ेगा। ये लोग आपके घरों में घुसेंगे, आपकी बहन बेटियों को उठाएंगे, उनको रेप करेंगे, उनको मारेंगे। दोस्तों, अब आपने देखा कि दिल्ली के चुनाव से पहले शाहीन बाग का प्रोटेस्ट एक ऐसा प्रोटेस्ट था जिससे पूरे देश को खतरा था। ऐसा लग रहा था कि अगर दिल्ली के अंदर भाजपा ना जीती तो पूरे देश के अंदर शाहीन बाग वाले प्रोटेस्ट किए जाएंगे, और अगर भाजपा जीती तभी ये शाहीन बाग का प्रोटेस्ट खत्म किया जाएगा। और वो भाजपा के द्वारा प्रायोजित लोग बार बार कहते थे कि जब तक सीए का कानून वापस नहीं लिया जाएगा तब तक हम शाहीन बाग से नहीं उठेंगे। भाजपा बुरी तरह चुनाव हारी। कुछ सीटें जो भाजपा जीती नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के अंदर, वो भी सिर्फ वो राज्य जगह हैं, वो भी वो क्षेत्र हैं
जहां पे शाहीन बाग और उसकी तरीके के प्रोटेस्ट की वजह से उन्होंने हिंदुओं और मुस्लिमों के बीच में बड़ी खाई पैदा की, एक दूसरे के खिलाफ दोनों संप्रदायों को भड़काने में कामयाब रहे। सिर्फ उन जगहों पे उनकी 4 सीटें आई। दिल्ली के अंदर शाहीन बाग के ऊपर चढ़ के भाजपा 18% से बढ़कर 38% तक जरूर पहुंची। ये बात भाजपा के नेता कहते हैं प्राइवेट में कि हमारा 18% वोट शेयर था, जो हमारे अपने छोटे छोटे ओपिनियन सर्वेज में आ रहा था, और उसको शाहीन बाग के ऊपर खड़ा करके हमने 38% तक पहुंचाया। मगर शाहीन बाग जब दिल्ली के अंदर भाजपा हार गई तो शाहीन बाग के कारण दिल्ली के अंदर दंगे किए गए। शाहीन बाग और उस तरीके के प्रोटेस्ट का हवाला देके दिल्ली के अंदर दंगे कराए गए, जिसके अंदर 53 लोग मरे, 53 लोग मारे गए, हजारों करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी खराब हुई। और 24 मार्च को सीएए वापस नहीं हुआ, भाजपा चुनाव नहीं जीती, और वो प्रोटेस्ट अपने आप खत्म हो गया, वो अपने आप न्यूट्रलाइज हो गया। सीएए वापस नहीं आया, भाजपा चुनाव नहीं जीती, क्योंकि भाजपा का जो पूरा का पूरा एजेंडा था, जो उस शाहीन बाग से उनको चाहिए था, वो उन्होंने जब तक उन्हें मिला उन्होंने उसको रखा, और जब उनको मिलना खत्म हुआ तो वो वापस अब बीजेपी के अंदर ज्वाइन कर दी। बहुत बहुत धन्यवाद। इस मामले को लेकर आप क्या कोई शिकायत आपको लग रहा है कि कानूनी तौर पे कुछ